आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय? कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय? बोला. संघर्ष आहे ना. कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष. संघर्ष होना क्या बोलते हैं, अच्छा है कि बुरा है? कोकाटे, संघर्ष होना अच्छा है कि बुरा है? क्या लग रहा है आपको? पांडुरंग कोकाटे, संघर्ष होना जरूरी है नहीं है? होना नहीं, चाहिए. जरूरी है. जरूरी जरूरी है. है. संघर्ष होना जरूरी है. किसको लग रहा है कि नहीं नहीं संघर्ष नहीं होना चाहिए? झगड़ा, संघर्ष, झगड़ा और संघर्ष अलग अलग है. तो आज हम देखेंगे संघर्ष क्यों होता है, उसका कारण क्या है, और अपना स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए संघर्ष के लिए. ये सभी जो चीजें हैं आज के क्लास में हम देखेंगे. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, nature and cause of conflict in organization, conflict management strategy, technique and style of conflict management. See, conflict मतलब संघर्ष. संघर्ष क्या है? इट्स कॉमन है ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. जब हमें और आप जब काम करते हैं, जब काम करने के वक्त क्या होता है, अपना जो है मतभेद, मतलब हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या होगा, डिफरेंस तो हो जाएगा. और इसलिए क्या होता है, ओके, तो उससे क्या होगा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? अभी कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, देखिए संघर्ष कैसे होता है. अभी दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, उसका ग्रहित करना एनी परसेप्शन के आधार पर. उसको लग रहा है कि वही सही है, इसको लग रहा है वही सही है. विषय को लेके अलग अलग जो ग्रहित होता है उसके कारण होगा, मौल्य के कारण होगा, गोल्स के मतलब जो गोल रहेगा, गोल को अचीव करने का जो ये रहता है. तो ये दोनों का जो है अलग अलग व्यू होने के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होना सकता है. और एक है कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, जब दोनों व्यक्ति क्या करेगा, जो एक्शन यानी क्रिया जब करना है, तो वो क्या करते हैं अपना तरीके से, जो अल्टरनेटिव जो भी करना है कैसे करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव क्या है, दोनों का तय करने का तरीका जो है अलग है, उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एक डायनामिक प्रोसेस है. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है. यहाँ पे इंटर मतलब इट्स मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग एपिसोड्स रहता है. अभी कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज होता है, इसके बारे में अवेयरनेस, दोनों पार्टी का अवेयरनेस होना जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्रोसेस, प्रक्रिया करके. नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, पहला एक ही विषय को लोग लेके दोनों जो पार्टी है उसको कैसे देखा गया, कैसे उसको ग्रहित किया गया है, दोनों इंडिविजुअल या दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसको कैसे ग्रहित किया है. अभी देर आर 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है. लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रिसीड कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मात करके बोलता है. द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देखिए स्टेज 1 में कैसा होगा, एंटीसीड कंडीशन रहेगा. परसीड कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप जो ग्रहित कैसे करते हो, ग्रहित के आधार पर भी कॉन्फ्लिक्ट होना सकता है. उसका क्या होगा, फेल्ट है. फेल्ट मतलब आप कैसे उसको ये करते हो. एंड उसका स्ट्रेटेजी एंड स्टिमुलेशन एंड रेजोल्यूशन क्या है. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, मार्च एंड सिमन जो है उन्होंने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट का क्लासिफिकेशन किया. मतलब कॉन्फ्लिक्ट का टाइप क्या है. देखिए अभी क्वेश्चन मैंने दिया था ना असाइनमेंट है, राइट द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, व्यक्तिगत कॉन्फ्लिक्ट. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो है परसेप्शन या मौल्य या वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होने के कारण क्या होता है, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है.
वैसे ही संगठना का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक दूसरे का दूसरे यानी बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन द कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में कैसा होगा? इंटरसाइकी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बेसिकली यहाँ पे इंटरसाइकी कॉन्फ्लिक्ट को यानी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिविजुअल में कैसे होगा? बेसिकली 4 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। एक है अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच टू अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एंड अवॉइडेंस टू अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा ये होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल अगर देखते हैं तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल नहीं, वैयक्तिक रूप में कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, कौन सा कारण के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है हो रहा है? पहला जैसे मैंने बताया था, परसेप्शन, ग्रहित होना, और जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिला है, उसके कारण हो सकता है। और डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम हो सकता है, डिफरेंस इन स्टेटस है, और डिफरेंस इन रिसोर्स स्ट्रेंथ है, एंड डाइवर्जेंट रोल्स है। इसके कारण क्या होता है? इंटरपर्सनल का कॉन्फ्लिक्ट में कारण हो सकता है। अभी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ग्रुप और इंडिविजुअल में कैसे होगा? देखिए, जैसे डाइवर्सिटी गोल, गोल अलग है, इंडिविजुअल गोल अलग है, एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल अलग है। कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस है बट उसके ऊपर कंपटीशन है। टास्क इंडिपेंडेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिग्यूटीज है, इंट्रोडक्शन टू चेंज है, अग्रेसिव लाइफस्टाइल ऑफ पीपल है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफरेंस इन वर्क ओरिएंटेशन है, तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा? मतलब सेम स्टेटस में जो, जैसे ब्रांच मैनेजर है ना, ब्रांच मैनेजर एंड ब्रांच मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसे होगा? वर्टिकल में क्या होगा? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रहेगा, मतलब हायर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू हायर अथॉरिटी, तो इसका बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। एंड रोल, मतलब हमारा जो रोल है, जैसे कैशियर एक रोल है, मैनेजर एक रोल है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होने का ज्यादा ये है। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा छोड़ना नहीं है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण क्या हो सकता है? देर आर मेनी रीजंस। एक है इकोनॉमिक्स, आर्थिक रूप से, सामाजिक स्वरूप से, या मानसिक स्वरूप से कॉन्फ्लिक्ट होने का जरूरत है। बट यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है? मानसिक कारण के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है, और वो टेंशन में आ जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और क्या होगा? जैसे बोलते हैं कि इनसिक्योरिटी के कारण 20% फाइनेंशियल एंड 80% जो है इमोशनल लॉसेस, पर्सनल अर्निंग जो लॉसेस होता है, बिकॉज ऑफ क्या है? एक इनसिक्योरिटी, दूसरा जो यानी 80% इमोशनल यानी भावनात्मक, भावनात्मक के कारण, क्योंकि वो सिक्योरिटी नहीं, मतलब अपने आप को बहुत इनसिक्योर समझता है, इसके कारण जैसे सेल्फ नॉलेज, रिकॉग्निशन, ये सभी, या कैसे अभी सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब हमें हमारी जिंदगी जीना है तो कैसे हम ये कर सकते हैं, तो बेटर सिक्योरिटी वो चाहता है, तो इसलिए मैनेजमेंट का कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है। अभी अप्रोचेस क्या है? मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अप्रोचेस, अभी संघर्ष हुआ है, संघर्ष को रोकना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आर बाल्के करके उन्होंने अलग अलग 3 अप्रोचेस उसने बताया है मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा है 3 अप्रोच? एक है कॉन्फ्लिक्ट इज इनविटेबल, अग्रीमेंट इज पॉसिबल। इनविटेबल मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, मतलब हो ही जाएगा, क्योंकि डिफरेंस, देखिए, 2 इंडिविजुअल है, 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्तियों का क्या है? सोच भी अलग अलग हो सकता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? वो अलग अलग सोच होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। और अग्रीमेंट इज पॉसिबल, अग्रीमेंट इज पॉसिबल मतलब क्या है? हम अग्रीमेंट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में भी इनविटेबल, कॉन्फ्लिक्ट होना ये है, बट अग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप अग्री नहीं करोगे, ये भी एक रेजोल्यूशन। और एक वो बाल्के बोलता है, ऑल्दो कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेस इन वेरियस सिचुएशन, अग्रीमेंट इज पॉसिबल।
अलग अलग सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अग्रीमेंट इज पॉसिबल करके बोलता है। देखिए यहाँ पे फंक्शनल एंड डाइफंक्शनल एस्पेक्ट होता है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिटीज मिलता है टेंशन को रिलीज करने के लिए। अगर मतलब संघर्ष क्या होता है, देखिए हमारा टेंशन आ गया, टेंशन आने के कारण अगर हम गुस्से करेंगे, मतलब वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा, अपना टेंशन रिलीज हो जाता है। तो ताकि हमें सरप्रेस, मतलब यूजुअली अगर नहीं होता है तो इसको सप्रेस्ड किया जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण क्या होगा, इंडिविजुअल ग्रुप क्या होगा, सोचता है, बार बार सोचता है कि क्या करना चाहिए। थिंकिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे चालू होता है। और थिंकिंग प्रोसेस होने के कारण क्या होगा, इसमें इनोवेशन आ सकता है, नहीं नया कुछ कर सकते हो। पॉलिसी, प्रोसीजर एंड बिहेवियर में चेंज होने का भी चांसेस है। और जब वैयक्तिक और इंडिविजुअल ये अपना ग्रुप का जो है कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अल्टरनेटिव, वेरियस अल्टरनेटिव, मतलब इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, यानी व्यक्ति क्रिएटिव बन सकता है, वहां पे रचनात्मक वे से सोच सकता है। और ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब लोग कोहेसिवनेस मतलब क्या है, ग्रुप में सब एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज वगैरह शेयर करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और जो जिस कारण के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे उस सिस्टम का क्या कमजोर है, उस सिस्टम का कमजोरता क्या है करके पता चल जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, इंडिविजुअल और ग्रुप का कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है, इंडिविजुअल और ग्रुप का कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है। और इट प्रोवाइड चैलेंज टू देम, और उस चैलेंज को सक्सेसफुली क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे और हाईली मोटिवेशन होगा। देखिए वेरियस लेवल पे अनडिजायरेबल कॉन्फ्लिक्ट, क्या अनडिजायरेबल क्या है, प्रभाव या कॉन्सिक्वेंसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, मतलब जो जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो व्यक्ति क्या करता है, अरे ये काम ही नहीं करना है, इसलिए क्या होगा, मुझे क्या है, रिजाइन, यानी जॉब में रिजाइन करने का चांसेस रहता है। टेंशन बढ़ेगा, डिस्ट्रस्ट मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे, ध्येय के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। डिसकंटेनमेंट मतलब क्या होगा, वो जो भी है वो नहीं करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जो है पड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में है आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या है करके। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव, तनाव तनाव किस लिए होता है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएगा, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तनाव क्यों होता है, बोलिए, स्ट्रेस क्यों होता है, कौन बोल रहा है, स्ट्रेस क्यों होता है, बोलिए। जास्त विचार जास्त हाँ, विचार केल्यामुळे जास्त विचार केल्यामुळे जास्त विचार केले तर स्ट्रेस होतात, ओके। देखिए स्ट्रेस का है, जब इंक्रीज विचार नहीं है, जब प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो स्ट्रेस आता है। कुछ लोगों को है ना, छोटे छोटे चीज में भी स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस वर्क प्लेस में कॉमन है, ये सभी क्या है, आप लोग महसूस करते हो। जैसे आप घर से निकले, स्पेशली पुणे का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में बहुत स्ट्रेस आता है ना। आप जब अपना घर से ब्रांच तक जब आप पहुंचते हो तो इतना, अरे टाइम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो गया, तो स्ट्रेस आ जाता है। टारगेट पूरा नहीं किया तो स्ट्रेस आ जाता है। और बच्चे का रिजल्ट है, उस दिन भी आपको स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस कॉमन है, मेजोरिटी पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। बट ये लेवल ऑफ स्ट्रेस कैसे रहेगा, डिपेंड अपॉन योर जॉब, जॉब का जो है वर्क है, सिचुएशन है, और आप उसको कैसे उसको आप कैसे ग्रहित करते हो उसके आधार पर। स्ट्रेच जो स्ट्रेस, ये जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से स्ट्रिंगरी, स्ट्रिंगरी करके आया है, लैटिन का। इसका मतलब एक क्लच, कंप्रेस और बाइंड करके है, मतलब आपको होल्ड करके रखना। फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रॉन्ग एफर्ट, ऐसा इसका मीनिंग है।
स्ट्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, डेफिनेशन दिया है। कॉमनली डेफिनेशन अगर देखते हैं तो स्ट्रेस क्या है, अ डायनामिक कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज confronted with an opportunity, constraint, or demand revealed to what he or she desire, for which outcome is perceived to both uncertain and important. मतलब क्या है, एक डायनामिक कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायनामिक कंडीशन में क्या होता है, एक मिनट, मैं आपको जो मराठीकरण दिया था ना उसको मैं दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने जो आपको मराठीकरण किया था ना, आपको मैंने शेयर किया था, याद है आपको? यूनिट 3 में आएगा या यूनिट 4 में आएगा, देखेंगे। ये हो गया हमारा 1। एक ही संघर्ष व्यवस्थापन हो गया। हाँ हाँ, ओके। तनाव व्यवस्थापन, तनाव का जो है मैं अभी बात कर रही थी, व्याख्या क्या है, अभी मैंने इंग्लिश में जो बताया था उसको मराठीकरण बोलते हैं। हाँ, a dynamic condition in which an individual is confronted with an opportunity, constraint, or demand related to what he or she desire, and for which the outcome is perceived to both uncertain and important. इसका मराठीकरण क्या है, तणाव का भाग एक गतिशील स्थिती म्हणून केले जाते ज्याच्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेशी संबंधित संधी, अडथळ किंवा मागणीचे समान करावं लागतं आणि त्याचा परिणाम अनिश्चित आणि महत्वपूर्ण दोन्ही मनाला जातो। मतलब क्या है ये, क्या है ये स्ट्रेस, मतलब क्या होता है, एक गतिशील स्थिति है। समझ में आया? उसके बाद जो है तनाव का वाक्य जो है, अब कैसे होगा, यहाँ पे जो है ये बोलता है, कौन है, अकॉर्डिंग टू लेबन, और ये क्या, स्ट्रेस में भी डिफाइंड मेनी इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन वन पर्सपेक्टिव। मतलब क्या है, स्ट्रेस के बारे में ये क्या बोलता है, व्यक्ति का दृष्टिकोन अनुसार तनावची व्याख्या, व्यक्ति का दृष्टिकोन अनुसार तनावची व्याख्या बाहराचे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे केले जाऊ शकते। मतलब तनाव क्या है, इसका मतलब ऐसा होता है कि व्यक्ति क्या करेगा, तनाव का कैसे करेगा, उसके आधार पर। स्ट्रेस के मतलब क्या होगा, स्ट्रेस में भी डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन वन पर्सपेक्टिव। किसी को लगता है कि अरे ट्रैफिक जाम है, स्ट्रेस आ गया, ट्रैफिक जाम है तो स्ट्रेस आ जाता है। वंस पर्सपेक्टिव डिपेंडिंग, ऐसा सेम कॉमन नहीं रहेगा। किसी को ट्रैफिक से स्ट्रेस आता है तो किसी को क्या होगा, टाइम पे नहीं पहुंचे तभी स्ट्रेस आ जाता है, किसी को टारगेट नहीं पूरा किया तो भी स्ट्रेस आ जाता है। तो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग जो है यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में क्या किया है, यहाँ पे बोला गया है। वातावरण भी क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है करके बोलते हैं। और देखिए, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, जब हम काम करते हैं तो वर्क प्लेस में स्ट्रेस होना जरूरी है। ये जो है समान भौतिक और मानसिक का जो इफेक्ट होता है एम्प्लॉय के और मैनेजर के ऊपर, और उसके कारण क्या होगा, उसका हेल्थ के ऊपर परफॉर्म मतलब क्या होगा, उनके काम करने के ऊपर भी प्रभावित पड़ता है। और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, लोग बार बार एब्सेंट रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं। और बहुत सारा जो व्यक्ति जब यानी एम्प्लॉय स्ट्रेस में रहता है
तो प्रॉब्लम्स को वो क्या करेगा, सेफ्टी मतलब उसे एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। जैसे बहुत डेंजर मशीन है, इक्विपमेंट है, तो अगर वो हैंडलिंग में बहुत सारा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। और व्यक्ति अपना टेम्पर लूज हो जाता है और नॉन कोऑपरेशन इफेक्ट हो जाता है। और इसलिए स्ट्रेस क्या है, नेगेटिव जो है, बट हमेशा स्ट्रेस इज नॉट नेगेटिव। कभी कभी स्ट्रेस जो है व्यक्ति को क्या करता है, एक्शन में लाता है। और कभी कभी एक्शन होने के कारण क्या होगा, पॉजिटिव परफॉर्मेंस होने का भी यहाँ पे चांसेस है। तो स्ट्रेस कैसे होगा, डिपेंड अपॉन एज, सेक्स, रेस, एम्प्लॉय, ये सभी जो चीजें यहाँ पे आ जाता है। अभी स्ट्रेस का कारण क्या है, मूलभूत सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। एक है ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेस, मतलब संगठन का कारण है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या है, आपका अगर डीसीसी बैंक का लेंगे, सीओ के बाद डीजीएम, डीजीएम के बाद एजीएम, एजीएम के बाद जो है आपका जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हेड, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है। मैनेजरियल लीडरशिप, उस डिपार्टमेंट के जो लीडरशिप भी कैसे है। रूल एंड रेगुलेशंस जो है, इवन सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये सभी जो चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉजेस रहता है स्ट्रेस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे देखेंगे, संगठन रचना जो है, संगठन रचना के बाद नेतृत्वची शैली। नेतृत्वची शैली मतलब स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव जो है डिफरेंट मतलब एम्प्लॉय को, अपना सबऑर्डिनेट स्टाफ को कैसे लीडरशिप, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल है, कल हमने बात किया स्टाइल के बारे में। तो उसके आधार पर क्या होगा, स्ट्रेस का ये जो है कारण रहता है। रूल एंड रेगुलेशंस, बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशंस है और इसके कारण भी क्या होगा, स्ट्रेस आता है। मोर सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब जो भी डिसीजन लेना है तो क्या होगा, वो एक ही व्यक्ति ले सकता है, तो इसलिए भी स्ट्रेस आता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण जो है स्मूथ वे से नहीं है। पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन जो है यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो रहेगा तो उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो काम करने का जो तरीका है और उनको जो जाता है। नेचर ऑफ जॉब, कौन सा उद्योग आप कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी स्ट्रेस जो होता है। और कॉजेस और क्या है, सेकेंड एक है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जो है ग्रुप लेवल कॉजेस। नॉर्मली वर्क प्लेस ह्यूमन बीइंग्स आर वर्क टुगेदर। ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, क्यों है, क्योंकि हमने बात किया था क्या है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो उसको क्या है, अलग नहीं दे सकता है, उसको ग्रुप में जीना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आइडियोलॉजी या गुड एट वर्क प्लेस, मतलब अच्छा काम करो, अच्छा काम होना चाहिए। देन सर्टन जॉब डिमांड टीम वर्क, तो एम्प्लॉय बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप। तो ये सभी जो चीजें, कभी कभी क्या होता है ग्रुप में कोहेसिवनेस, मतलब क्या है, परस्पर अच्छा नहीं बनता नहीं है और बातें नहीं करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। इसके कारण भी क्या होता है, वहां पे कभी कभी बहुत सारा स्ट्रेस आने का या रिलेशनशिप वगैरह जो है यहाँ पे आ जाता है। इंडिविजुअल कॉजेस क्या है, देर आर मेनी रीजंस फॉर इंडिविजुअल कॉजेस। एक है रोल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उसका जो रोल है सुपीरियर एंड इंडिविजुअल में, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी स्ट्रेस आता है। रोल क्लैरिटी नहीं है, मतलब वो व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, उसको क्लैरिटी नहीं है। देन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में भी ए एंड बी है। ओके, ए इज अ वर्कहॉलिक, स्पीडीली काम करता है और उसको रेस्ट लेना ये नहीं है, एंजॉय, मतलब उसको काम मतलब एंजॉय होता है। तो कभी कभी वो अपने आप को टॉप लेवल पे रखने के लिए कभी कभी क्या होगा, स्ट्रेस में आने का चांसेस रहता है। और उसके कारण क्या होगा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने का भी चांसेस रहता है। देखिए हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, मैं नंबर वन हूँ एम्प्लॉय, तो मुझे नंबर वन ही क्या करना है,
ये टाइप ये पर्सनालिटी सोचता है, तो उसमें हमेशा अपना टारगेट को पूरा करने के लिए क्या है, स्ट्रेस में रहता है। और जैसे बहुत ही काम करना है, घर जाने के बाद भी काम के बारे में सोचना है, तो इसके कारण क्या होता है, वो यूजुअली अपना लाइफ को एंजॉय नहीं करते, अंडर स्ट्रेस में हमेशा रहते। जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी होने का चांसेस है। और टाइप बी जो रहेगा वो क्या रहता है, फ्री, स्ट्रेस फ्री रहता है। यूजुअली ये जो इंडिविजुअल, उनको क्या लगता है कि उनको कुछ भी पता नहीं, मतलब दे आर नॉट बॉदर अबाउट द वर्क। अरे जो जाना है जाने दो, मुझे क्या पड़ा है, मेरे से जितना बनता है उतना ही मैं करूंगा, उसके आगे मैं नहीं सोचूंगा। तो इसलिए क्या होता है, ये लोग जो है अपना लाइफ में बहुत एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारा या आपका ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों टाइप का लोग मिलेंगे, ए टाइप एंड बी टाइप। ए टाइप का कैसे रहते हैं, हमेशा वर्कलोड लेके वर्कॉलिक रहेंगे, काम करेंगे। क्यों काम करते हैं कि नंबर वन टॉप मोस्ट एम्प्लॉय करके उनको नाम लेना है, तो इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस में आके क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। और इससे क्या होगा, इससे ऐसा होने का चांसेस है कि उनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बी और क्या होगा, हार्ट अटैक होने का चांसेस है। टाइप बी एम्प्लॉय ऐसा है जहां पे उसको क्या है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है। जाना है, मेरा क्या है 10 से 6 बजे क्लास करना है, या 10 से 6 बजे तक मुझे क्या है काम करना है, तो क्या है उतना ही वो सोचेगा, आगे का कुछ सही नहीं सोचेगा। तो वो हमेशा अपना लाइफ को एंजॉय करता है। अब एक स्ट्रेस क्यों आता है इंडिविजुअल लेवल पे, चेंजेस इन जॉब, जॉब अगर चेंज हो गया तो स्ट्रेस में आ जाता है। या कभी कभी दो दो करियर करता है, उसके लिए भी होता है। घर का कारण भी होता है, डोमेस्टिक लेवल ऑफ कॉजेस। डोमेस्टिक लेवल ऑफ कॉजेस में कि यहाँ पे घर भी रहेगा, जैसे उनका लाइफस्टाइल, मतलब अभी हमें क्या है कि अपना जो सैलरी मिल रहा है जितना है उतना ही, अगर उससे मतलब बोलते हैं ना, जितना अमाउंट पैसा आता है उसी में अपना जिंदगी हम अगर अपना लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा सैलरी 1% है तो हम 2% जो है हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, टेंशन अपना बढ़ जाता है। या कभी कभी डोमेस्टिक लेवल पे क्या होगा कि एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी पैसा नहीं है, तो क्या करना है, या स्पाउस का डेथ हो गया है, नया हाउस लिया है, और ये नया घर जब आप लेते हैं तो उसका ईएमआई भरना पड़ेगा, ये सभी है ना, ये सभी स्ट्रेस में आ जाता है। अदर कॉजेस, मतलब उसके कारण हमें स्ट्रेस आता है। अदर कॉजेस में क्या होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा जो है चेंजेस आ रहा है। मतलब वो जो है क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जॉब। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आपने सुना है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में? आपने सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? कितने लोगों ने सुना है? अभी एआई जो है आगे जाके क्या करने वाला है, हमारा बहुत सारा जो है जॉब लेके जाने वाला है, ऐसा बोलते हैं। हाँ? आपको क्या नहीं है, कैलकुलेशन करने के लिए किसी एम्प्लॉय का जरूरत नहीं है, वो अपने आप सॉफ्टवेयर वगैरह कर देगा। तो और एक एआई के कारण, जैसे हम लोग ड्राफ्टिंग, नोटिंग ये सब करते हैं ना, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप क्या करोगे, वहां पे कुछ डाल, मतलब आपको जो चाहिए डालेंगे तो अपने आप जो है आपको क्या आएगा कि उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन में, ये क्लास होने के बाद मैं दिखाती हूँ एआई का मदद आप कैसे ले सकते हो। इवन मराठी में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, ठीक है। तो ये कितने लोगों ने आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो भी ऐप से आपने यूज किया है, या वेबसाइट है यूज किया आप लोगों ने? माहिती आहे का तुम्हाला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सीची? माहिती आहे का, हो ना? बोला, माहिती आहे का एआई? हम्म, पता है क्या आपको? मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल
यानी तांत्रिक रूप से जो आगे बढ़ते हुए आ रहा है तो वो अपना जॉब के लिए क्या होगा, थ्रेट होगा। इसके कारण भी क्या होगा, स्ट्रेस जो है बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ एज के कारण भी बढ़ता है, और एजुकेशन, हेल्थ, इनसे भी होता है। और देखिए जिसका एज 35 है तो उनको प्रमोशन जो है का नहीं है, तो उस वक्त भी स्ट्रेस आता है। यानी एक ही पोस्ट पे बैठे हो। दूसरा जो स्ट्रेस जो है हेल्थ के कारण आता है, अनहेल्दी जो सिक एम्प्लॉय है उनके कारण, तो वो स्ट्रेस को कोप अप नहीं करेंगे। और एजुकेशन नहीं है, काम करना नहीं जानते हैं, तो उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। और हाईली एजुकेटेड है बट प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसके कारण टेंशन में वो जी रहे हैं, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। ओके, सो ये सभी चीजें आता है। तो स्ट्रेस बढ़ता है तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होता है? तनाव जैसे बढ़ेगा, परिणाम क्या है? परिणाम अपना हेल्थ के ऊपर पड़ता है, अपना काम करने का तरीके के ऊपर पड़ता है। और स्ट्रेस के कारण कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा एक्सपेंसिव जो है होने का चांसेस रहता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग जो है तनाव में रहेंगे, तो उसे कारण क्या होगा, जो एम्प्लॉय है फिजिकल प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जैसे बार बार क्या होता है कि बेहोश होके पड़ना, अल्सर्स बढ़ना, डायबिटिक पेशेंट बढ़ना, स्किन डिसऑर्डर है, अस्थमा बढ़ता है, एलर्जीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, माइग्रेन है, इरिटेशन होता है, और साथ में रेट ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ जाता है। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है क्या होगा, इससे कारण क्या होता है, टेंशन बढ़ता है, इमोशन इम्बैलेंस होता है, काम उनको बोर होने लगता है, डिससेटिस्फैक्शन है, तनाव है, डिप्रेशन में जाता है, इरिटेशन होने लगता है, और जॉब अच्छा नहीं कर पाएगा। तो जॉब अच्छा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बार बार छुट्टी लेगा, और कभी कभी क्या होता है कि वो छोड़ के भी जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन। या और कौन सा चीजें जो है उसका हैबिट बढ़ाता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये जो है पीना, अल्कोहलिक का होने का, ड्रग एडिक्ट होने का भी चांसेस रहता है। और देन इकोनॉमिक इफेक्ट, स्ट्रेस का कारण क्या होगा, एम्प्लॉय जो है बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं लाएंगे, इसे कारण लो प्रोडक्शन होता है, लॉट ऑफ लूजर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन को। और ये ज्यादा स्ट्रेस में लगेंगे तो एम्प्लॉय बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ने के कारण क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन को मेडिकल फैसिलिटी, मतलब ज्यादा खर्चा मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉय का मेडिकल फैसिलिटी में उसको क्या करना पड़ता है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। स्ट्रेस को क्या होगा, उसको आप निकाल, फिजिकल डिप्रेशन। अश्वत्थापा क्या किया है कि अगर कंटिन्यू स्ट्रेस में रहेगा तो इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल जो है कंडीशन खराब हो जाता है करके बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को स्ट्रेस को निकालना है, तनाव को निकालना है, तो एक्सरसाइज करो, देन पानी जो है अच्छा सा पियो, देन बिहेवियर बिकम एक्सीडेंट प्रोन, ये सभी जो है यहाँ पे होने का चांसेस है, बर्नआउट। देन स्ट्रेस रिड्यूसिंग, मतलब स्ट्रेस को कम करना है तो हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, दूसरा जो है क्या होगा अपना इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम करना है, स्ट्रेस एजुकेशन, ग्रुप डिस्कशन, फैमिली काउंसलिंग, हॉबी वर्कशॉप्स, ये सभी है, रिक्रिएशन फैसिलिटी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोलना है, काउंसलिंग, अगर कोई ड्रग या अल्कोहल अब्यूज है उसको, ओबेसिटी कंट्रोल टेक्निक, और एर्गोनॉमिक्स जो है इंट्रोड्यूस करना है डिस्कम्फर्ट लेवल को ये करने के लिए। यूजुअली ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड के बारे में, वर्क लाइफ के बारे में वो डिजाइन करते हैं। वो क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो एर्गोनॉमिक्स के बारे में बोल रहे हैं ना मैं, एर्गोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहेगा ना,
वो क्या करेगा, इंडस्ट्री में एम्प्लॉय के साथ बैठेगा और साथ में टेक्निक्स ऑफ एर्गोनॉमिक वो यूज करता है, जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं क्या, डेलीगेशन अथॉरिटी है क्या, या सेंट्रलाइजेशन को अथॉरिटी को रिड्यूस करने है क्या, जॉब को रीडिजाइन करने है क्या, प्रॉपर सिलेक्शन प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन्स, रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारा कोर टेक्निक्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी, ये सभी जो है आता है। सर्टन जैसे कंपनीज है वो क्या कर रहे हैं, ये सभी यूज कर रहे हैं। हाईटेक स्ट्रेस थेरेपी जो है अपनाता है, यूजुअली जापान वगैरह है, यहाँ पे जापानीज एम्प्लॉय के लिए जो हार्ड वर्किंग है उनके लिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है वो टेक्निक अपनाता है, जैसे ब्रेन माइंड जम स्ट्रेस रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। देन क्या ऑर्गेनाइजेशन हीट टेम्परेचर वगैरह हम कम कर सकते हैं क्या, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं क्या, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट को अगर ठीक ठाक रहेंगे तो क्या होगा, अपने आप जो है स्ट्रेस एट वर्क प्लेस कम हो जाएगा। इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि रिड्यूस द स्ट्रेस के लिए एफर्ट जो है, मैनेज द स्ट्रेस, क्या करना चाहिए इंडिविजुअल, अगर पर्सनल मतलब एक वैयक्तिक तनाव आ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट यानी प्रॉपर फूड खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम में खाना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड, स्मोकिंग कर रहे तो स्मोकिंग का अवॉइड, रेगुलराइज मतलब एक्सरसाइज एंड फिटनेस, देन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट क्या है उसके बारे में जानकारी ले लो, ब्लड प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि मतलब उसके लिए क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो रिलैक्स फॉर सम टाइम, और पूजा करो, जैसे पूजा मतलब ऐसा हिंदू है तो हिंदू ना आप बाकी कम्युनिटी अगर आप जैसे नमाज कर सकते हो, मेडिटेशन योगा, तो ये टेंशन को कम कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट को क्या है, मैनेज करना है, डेली जो टास्क वगैरह ये करना पड़ेगा, उसका प्रायोरिटी क्या करना है, ये सभी है। और हमेशा फ्रेंड के साथ फ्रेंडली फीलिंग इमोशंस थ्रेट, तो ये कर सकते हो। देन अचीवमेंट होता है, तो अचीवमेंट के बारे में क्या कर सकते हो, कि उसको प्राइड फील कर सकते हो अगर जो है। देन एक्सरसाइज, हमेशा एक्सरसाइज करो, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा चीज में आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो वो स्ट्रेस किस लिए आ रहा है, उसको क्या कम कर सकते हैं क्या, उसे अवॉइड कर सकते हो क्या, ये सभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आप स्ट्रेस कम करने के लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यहाँ पे फेडरिक टेलर, हेनरी मेयल एंड मैक्स वेबर, इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे द क्लासिकल जो थियरी है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, वो तो टेलर, हेनरी फेयल एंड मैक्स वेबर ने दिया है। नियो क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने बताया था, मार्क जार्जर, देन रेनिस लिकर्ट, ये सभी जो है क्या किया, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके बारे में उन्होंने किया, डिजाइनिंग किया है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हाई डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया। और द प्रोपोनेंट कंटेम्परेरी डिजाइन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कैसे होना चाहिए बताया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन का रचना कैसा होना चाहिए, ये कैसा होगा, इट डिपेंड अपॉन द पैटर्न एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके आधार पर। जेनिफर ग्रह, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एज अ फॉर्मल एंड टास्क रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया है यहाँ पे।
कि कौन कौन सा इसमें आएगा, ये सभी जो थे। मैनेजर, जो मैनेजर रहेगा तो उसको जॉब करना है, उसके लिए उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, ग्रुप का जो है सुपीरियर कौन है, और उसको क्या फिक्स मतलब गोल वगैरह देना चाहिए। ये वो होल स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पिरामिड जैसा रहेगा, पिरामिड जैसा रहेगा। देखिए, फॉर्मल रिलेशंस एंड वेल डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हायरार्किकल जो रिलेशनशिप है यहाँ पे आ जाता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप, clear cut authority of relationship, pattern of communication, proper balancing, stimulating creativity, encouraging the growth, ये सभी आ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। अभी डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डायमेंशन क्या है, फॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे आप प्राइमरी जैसे डिग्री ऑफ हायर अथॉरिटी, जैसे एमडी के बाद जो है डीजीएम के बाद क्या आएगा, एजीएम। तो इनका जो डेलीगेशन ऑफ पावर क्या हो सकता है, अथॉरिटी क्या है, ये सभी फॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। सेकेंड, सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे जो है सम ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या करेगा, यहाँ पे जो डिसीजन लेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे डिसीजन ओनली हायर अथॉरिटी लेवल। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक ही जो है होने के कारण यहाँ पे मोर अर्जेंट अगर रहेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी पड़ता है। देखिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होगा कि यहाँ पे जो है एकदम छोटा लोवेस्ट लेवल पे व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, वहां पे उस व्यक्ति को भी वहां पे जो है उसका पावर यूज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेंगे, वहां पे उनको अथॉरिटी दिया जाएगा। यानी हर एक व्यक्ति को अलग अलग जो है रोल दिमाना। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है, जो जॉब कर रहे हैं यूनिट में और उसका डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन तो ये सभी जो है उसके इम्पैक्ट पड़ता है। A variety of job and units create more complex organization structure. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए देर हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल डिफरेंशिएशन एंड स्पैटियल डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे होने का चांसेस यार रहता है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन मतलब नंबर ऑफ जो डिफरेंट यूनिट्स एट द सेम लेवल, और इससे क्या होगा, इससे मोर कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे, ये इसके लिए एग्जाम्पल। वर्टिकल जो डिफरेंशिएशन का अगर हम देखते हैं तो ये नंबर ऑफ लेवल एंड इससे क्या होने का जो है ये है, तो डिफरेंस ऑफ डिग्री, लोकेशन, यूनिट वगैरह आ जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्लासिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर करके हम देखते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर भी है और फिगर मैट्रिक्स भी यहाँ पे होने का मतलब हो जाता है। देखिए, एक एक हम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिगर 1 जो है, फिगर 1 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कौन सा है, यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर, विजुअल ये जो है आएगा। हाँ, ये सभी जो चीजें यहाँ पे आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में कैसे रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें प्रेसिडेंट रहेंगे, डिवीजन प्रोडक्ट XYZ करके रहेंगे, और डिवीजन प्रोजेक्ट एक एक्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस आता है। और नेक्स्ट लेवल वाले को क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस है। और डिवीजन जो ये रहेगा उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ये सभी जो चीजें हैं यहाँ पे आ जाता है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अगर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है तो यहाँ पे कौन कौन रहेंगे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, स्पेशलिस्ट 1 2 3, देन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जगह रिसर्च स्टेशन 1 2 3 आ जाता है यहाँ पे। मैकेनिक
रियलिस्टिक मॉडल जो है इसका क्या है, एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन, लाइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क रहेगा एंड सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट जो मॉडल है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मॉडल डिजाइन। क्या होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉडल डिजाइन में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिसीजन मैनेजर, देन डिसीजंस एंड लीगल एंड मैनेजर्स जो आ जाता है। इस मॉडल का फीचर्स क्या है, क्रॉस हायरार्किकल रहेगा, मतलब जो डायरेक्टर है वो एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था कि डिसीजंस, मैनेजर्स एंड लीगल जो है उसके आधार पर। देन लो फॉर्मलाइजेशन, कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन नेटवर्क रहेगा, हाई पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रहता है। एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाफ्सकॉप का दिया है, जनरल पॉलिसी बोर्ड, जनरल पॉलिसी यानी जनरल बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, देन उसके बाद मैनेजर, सभी जो है यहाँ पे आ जाता है। देन कंपोनेंट ऑफ द क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, छोटा छोटा जो है जॉब में काम करना, अथॉरिटी देना है, और ग्रुप के अंदर ये करना है, एंड अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप रिपोर्टिंग इज सुपीरियर है, डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे हो जाता है। तो मेजर बेनिफिट ऑफ डेलीगेशन आर प्रोफेशनलिज्म, मैनेजरल डिसीजन होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, टेक क्विक डिसीजन होता है। तो ये सभी जो चीजें हैं अपना क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोलूंगी। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस? हेलो, हाँ बोला।